हाँ जी, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। और जैसे कि मैं मतलब बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक सो ज्योति एंड मोहित, इसमें ना कोई हंसने की बात नहीं है। आपने कोई एक सक्सेसफुल वर्क नहीं किया है, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर कोई भी इस तरीके की मेरे को यहाँ पे इनडिसिप्लिन चीजें मेरे को यहाँ पे दिखी, मैं बिना पूछे क्लास से आउट। कोई स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा कि मैम आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया, सॉरी एंड दैट ऑल। सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए और म्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास के लिए कोई पीपीटी नहीं है, बिकॉज ये हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा। ईमेल के लिए कितने स्टूडेंट्स ने किया यहाँ पे? शिवानी, ओके। मैम मैंने सरप्रीत। ओके। मैम मैंने भी सबमिट किया है क्लासरूम पे। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं ना उसको जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो उसको मैं एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, और आज हम जो बात करेंगे ना, वो हम रिज्यूमे के ऊपर बात करेंगे कि रिज्यूमे आप किस तरीके से आप अपना अपडेट कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को लिख सकते हैं। आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज रिज्यूमे के बिना आप कहीं भी इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रिज्यूमे होता है। अगर रिज्यूमे ही आपने एक अच्छे तरीके से नहीं बनाया तो उसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, सभी अपने ओके ओके रिंकू नैन, सभी अपने ना रजिस्टर और पेन साथ में रखिएगा और साथ में मतलब नोट डाउन करते जाइएगा जो जो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है। ठीक है, और आपको आज है ना सभी को लिख के और उसी तरीके से, और आप मेरे को वहां पे क्लासरूम ऐप पे ही डालोगे। ठीक है, आज का आपका असाइनमेंट यही रहेगा कि आप रिज्यूमे आप अपना वो करोगे। मैं उसके लिए थोड़ा बहुत आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जब भी हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले कंपनी हमारा रिज्यूमे देखती है। ये बात तो सभी को पता होगी। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले हमारा रिज्यूमे ही देखा जाता है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, उन दोनों चीजों में आपका एक रिज्यूमे ही देखा जाता है। रिज्यूमे ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर रिज्यूमे अच्छा होगा तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपके रिज्यूमे से ही जो सेकंड पर्सन होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो एचआर होते हैं, वो आपके रिज्यूमे से ही देख लेते हैं कि आप उनको सक्सेस में कर पाओगे, उनके लिए आगे बढ़ सकोगे या नहीं बढ़ सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कितने स्टूडेंट्स ने आज तक रिज्यूमे बनाया है? कोई बता सकता है? किसी ने भी नहीं बनाया है? ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, बिकॉज आई थिंक सो आप सभी बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी तो नहीं बनाया होगा इन फ्यूचर, बट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिज्यूमे के बिना तो मतलब ये समझिए कि खाली हाथ तो जाके बैठ ही नहीं सकते। तो हम सारी आज रिज्यूमे के बारे में बात करेंगे, और रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी को पता हो, रिज्यूमे तो पढ़ा होगा, रिज्यूमे होता क्या है? ये चीज तो सभी को पता होगी, रिज्यूमे होता क्या है। सीवी पता है क्या यस होता है? मैम, सीवी रिज्यूमे में मैम अपनी जो क्वालिफिकेशंस बतानी होती है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, स्किल्स भी बतानी सीवी होती में है। मैम वो नहीं सीवी पता। में भी मैम शायद सेम होता है। सीवी में भी यही क्वालिफिकेशन, कहाँ से की, कब की, कितने परसेंटेज। और कोई स्टूडेंट?
चलिए कोई नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि आपका जो यस यस मोहित, यस बिल्कुल। चलिए फिर हम बात करते हैं जो सीवी होता है हमारा, करिकुलम वाइटाe। इसमें क्या होता है, आपका एक रिज्यूमे होता है, एक सीवी होता है। सबसे मेन डिफरेंस आप सभी नोट करते जाइएंगे कि रिज्यूमे और सीवी में आपको पता होना चाहिए कि क्या उसके अंदर डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस मैं बताना चाहूंगी कि रिज्यूमे जो होता है वो एक छोटे फॉर्मेट में होता है आपका ना, 1 पेज का बहुत हो जाता है, सफिशियंट होता है 1 पेज का। लेकिन जो आपका सीवी होता है वो डिटेल्स में होता है। वो मतलब मैंने ये समझो कि 2 3 4 5 वो इस तरीके से होता है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती चली जाती है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप है ना उसको 3 4 पेज में उसको कंक्लूड करते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो रिज्यूमे है, अभी आप एक बात बताओ, आप जैसे अभी बैचलर स्टूडेंट्स हो, तो आपका रिज्यूमे पहले बनेगा या सीवी बनेगा? रिज्यूमे। रिज्यूम। रिज्यूमे बनेगा, बिकॉज क्या होता है कि आपकी सिर्फ अभी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो, ठीक है। तो आपका भी रिज्यूमे बनेगा, फिर उसके बाद जैसे ही आपके एक्सपीरियंस और ग्रो होते हैं और ग्रो होते हैं, तो आपका जो रिज्यूमे है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एक सीवी में, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं रिज्यूमे, रिज्यूमे एक जॉब अप्लाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है, यूज ओनली फॉर द जॉब्स। और फिर अगर मैं सीवी की बात करूं, ये हमारा बात करते हैं जैसे कि जो पीएचडी होती है, रिसर्च होती है, जो टीचिंग या हायर स्टडीज होती है ना, उनके लिए ज्यादा यूज होता है। अब जो टीचर की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास क्या होना चाहिए, सी टेट, एच टेट, और फिर पीएचडी, ये बीएड एमएड, जो भी सारी चीजें होती है जो एक टीचिंग लाइन में होती है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उनके लिए ना एक सीवी ही बनता है, अगर वो एक पीएचडी होल्डर है तो, ठीक है। अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर जो होते हैं ना, उनका रिज्यूमे तो बहुत पहले ही बन चुका होता है, उनका फिर सीवी ही बनता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हर जॉब के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब कि अब आप एक बात बताएं कि आप अगर किसी नॉर्मल एक किसकी जॉब बताएं, आप किस में करना चाहते हैं जॉब? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई जॉब हायरिंग है, ठीक है, किसी भी प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं, तो आपका क्या डोमेन होना चाहिए, किस डोमेन में आप जॉब करना चाहेंगे? टीचिंग में मैम। टीचिंग में, ओके। तो टीचिंग में आप एक बात बताइए, क्या आप अभी तो आप स्टूडेंट है, ठीक है, आप बैचलर डिग्री में है, तो उसके बाद तो आपका क्या बनेगा, रिज्यूमे बनेगा। रिज्यूमे जैसे ही बनेगा, रिज्यूमे बनने के बाद फिर आपका क्या होगा, एक मास्टर डिग्री में एडमिशन लोगे। मास्टर डिग्री के बाद फिर आप सोचोगे कि मैं सी टेट एच टेट के एग्जाम देती हूँ, फिर उसके बाद आप सोचोगे नेट जेआरएफ। उनके पास ना बहुत सारी चीजें हो जाती है लिखने के लिए, तो उनका तो रिज्यूमे बनता ही नहीं है, ठीक है। जिनके क्वालिफाई हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब मैंने सिर्फ जेआरएफ का एग्जाम दिया था, नेट का एग्जाम दिया था, बस ये चीज नहीं होगी। वहां पे मार्क्स भी ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। जो हम बात करते हैं कि जो रिक्रूटर्स होते हैं, अब जैसे देखो, अगर मैं बात करूं अपनी, कि मैं जैसे अपनी कंपनी में एचआर मैनेजर भी हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन की तरफ जाती हूँ, तो अगर मेरे को अगर किसी का रिज्यूमे देखना होगा, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि एक ही पेज का हो, तो फिर मैं उसको ना आई थिंक सो 30 to 60 सेकेंड में उसको रीड आउट करके, और मैं फाइनलाइज कर लूंगी कि ये स्टूडेंट वर्क कर सकता है, हायर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उसको रीड आउट करेंगे, उसी से ही क्लैरिफाई हो जाता है। अगर लेकिन हम सीवी की बात करें, सीवी को डिटेल में पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उन सभी को ना थोड़ा सा डिटेलिंग होती है, तो उन चीजों को ना ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रिज्यूमे को पढ़ना बहुत ईजी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे देखो कि अगर रिज्यूमे का मैं ना एक एग्जांपल बताती हूँ, कि अगर तुम किसी प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या एचआर या सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो रिज्यूमे भेजोगे, ठीक है। आपको अगर एचआर के लिए करनी है या सेल्स में जाना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, तो आप है ना उनको रिज्यूमे भेजोगे। लेकिन सीवी के लिए क्या होगा, अगर तुम कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, रिसर्च असिस्टेंट या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्या भेजना पड़ेगा, सीवी, ठीक है। तो फिर इसमें हम बात करेंगे सारी चीजें, कि हमने रिज्यूमे, आज आपका असाइनमेंट यही रहेगा कि आपको आज रिज्यूमे लिखना है अपना। और मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि रिज्यूमे क्या होता है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, रिज्यूमे एक शॉर्ट और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमारी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स लिखी होती है, ठीक है।
वो सारी चीजें इसके अंदर नोट डाउन होती है। आपका जो अब जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसे एक तो स्टूडेंट कर रहा है नेम डैश और फिर उसके बाद अपना नाम लिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से ही अपना नाम लिख के चल रहा है कुमकुम मलिक विदाउट एनी मेंशन दैट दिस इज माय नेम, वो चीज मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उस चीज को लिखते हो तो कितना परफेक्शन लगता है, कितना प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। अब जैसे हम पहले क्या करते थे स्टार्टिंग में, जब हम सेकंड थर्ड क्लास में थे तो नेम क्लास रोल नंबर इस तरीके से लिखते थे। उसके बाद जब हम बात करेंगे आगे हायर लेवल की, फिर उसके बाद हमने लिखना शुरू किया मेड बाय दिस दिस दिस, हमने ये चीजें शुरू करी। फिर हमने थोड़ा सोचा कि और ज्यादा अच्छे से लिखते हैं, फिर हमारी क्वालिफिकेशंस और बढ़ी, फिर हमने शुरू किया प्रेजेंटेड बाय सबमिटेड बाय, तो ये चीजें हमने शुरू करी, ठीक है। अब आप कॉलेज में अगर आप कुछ भी जैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, प्रोजेक्ट फाइल में किसी भी स्टूडेंट के फ्रंट पेज पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए नेम क्लास रोल नंबर दिस दिस दिस, आपका नेम लिखा होना चाहिए डायरेक्ट, आपकी क्लास होनी चाहिए और आपका डिपार्टमेंट जो भी सारी चीजें आपकी होती है वो सारी आपकी डायरेक्ट लिखी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे को ये ना दिखे कि आपने एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की तरह आपने अपना फ्रंट पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे रिज्यूमे का फॉर्मेट, अब फॉर्मेट के ऊपर बात है। फॉर्मेट आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से आपका रिज्यूमे होना चाहिए। सबसे पहले सबसे ऊपर हमें क्या लिखना होता है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन द सेंस कि आपका फुल नेम, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट नेम होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, आपका डॉक्यूमेंट नेम। सेकंड नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिवेटेड हो ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन कॉल, दोनों चीजें मैंडेटरी है। उसके बाद थर्ड आपकी ईमेल आ जाती है, ईमेल आईडी जो आपकी पर्सनल होनी चाहिए जिसपे आप एक्टिव हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कि आप कौन सी सिटी के हो, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट के हो, वो आपका पूरा एक एड्रेस रहेगा, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं कि आप स्टूडेंट्स, आप ये बताइए लिंक्डइन पे कितना एक्टिव है, कोई स्टूडेंट लिंक्डइन पे है? कोई भी नहीं है यहाँ पे? ओ माय गॉड। फिर ओके ज्योति, कितना एक्टिव है आप? मैम मैंने लाइक जॉब से रिलेटेड सर्च किया था बस इसलिए। अच्छा, तो लिंक्डइन होता क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। मैम इट्स जॉब सर्चिंग ऐप जहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहाँ पे हम वर्क फ्रॉम होम या फिर वैसे भी जो ऑफलाइन वर्क्स होते हैं वहाँ पे अगर जाके करना है तो वो सारी डिटेल्स देते होते हैं और हमें अप्लाई करना होता है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं उन चीजों को, सर्च आउट कैसे करेंगे? मैम जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी वो लिस्ट बनी होती है कि ये वर्क है और ये एड्रेस है, तो अब वो आप एक बात सारी बताइए, आप हरियाणा के हैं, ठीक है, लेकिन आपको हरियाणा में ही जॉब चाहिए, आपको कहीं और की नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, लिंक्डइन क्यों यूज करते हो फिर? बस मैम उसमें हमारे पास एक और चीज होती है कि उसमें सर्च बार दी होती है तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू एरिया जो भी हमारी लोकेशन है या उसके अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग भी। ओके, हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे, देखो पता है क्या, मैं सभी स्टूडेंट्स को, यस, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सबसे मेन यही है, वो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपका जॉब का है, ठीक है, वो सारा एक है ना प्रोफेशनल सिस्टम है। इंस्टाग्राम पे क्या होगा, आपकी रील आ रही है, उसमें 2-3 ऐड आ जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो फोर्थ रील तो इस तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड तो नहीं होगी, तो वहां पे आपका सारा ही जॉब का सिस्टम है, आपका जॉब का है, हायरिंग का है, और वो सारी चीजें आपकी नेटवर्किंग है, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। लिंक्डइन पे मैं बताना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी प्रोफाइल बनाइए, बिकॉज अभी तो आप बैचलर डिग्री में है, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाओगे ना कहीं पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है लिंक्डइन पे कितने कनेक्शंस है। ज्योति आपके कितने कनेक्शंस है? मैम इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है मतलब, पर मैंने वैसे बना और रखे तो। आप एक बात बताइए, अगर बाय चांस ऐसा होता कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से, आप अगर एक्टिव होते, मैं आपको मेल लिंक्डइन पे मैसेज कर देती और आपकी हायरिंग हो जाती, तो आप क्या करते? उसको इग्नोर? नो मैम, इग्नोर क्यों नहीं करते? आप एक्टिव तो हो ही नहीं उस पे। इतने ज्यादा नहीं है पर वैसे मैंने देख रखा है। हाँ, जब लेकिन जॉब अगर के लिए सर्च नहीं कर रहे हैं, पर अगर ये है कि हाँ हमने किसी के लिए अप्लाई किया या वैसे, तो फिर तो देखो हम पता ही नहीं क्या होता है कि उससे। किसी भी चीज का ना कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि उसी टाइम पीरियड में आपको जॉब मिल जाएगी,
ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ छोटी सी, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी तो ये जॉब लगवा देंगे, वो जॉब लगवा देंगे, आगे जाके कोई काम नहीं आता। ठीक है। अगर मैं एक बात बताऊं, अब जैसे मेरी जॉब लग गई है, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेरी एक फ्रेंड है, तो फिर उनकी मतलब ऐसा ही था कि उनके ब्रदर ने बोला मैं अपने तरफ से जॉब लगवा दूंगा, ये है वो है, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनका भी जो रिज्यूमे था वो भी कैंसिल हो गया, और उनकी सिस्टर का भी कैंसिल हो गया। अब सोच सकते हो, आप दोनों का कैंसिल हो गया। अब क्या चीज है कि उनको लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज लिंक्डइन ही हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऐप है जहां से हम अपनी जॉब के लिए वो चीजें कर सकते हैं। और ये चीज ना ऐसा है कि आपका एक दो दिन का काम नहीं होता, इस पे आप डेली की अपडेट डालेंगे, डेली उस चीज को अपडेट करेंगे, अपना रिज्यूमे, और आप अपने मतलब है ना, बहुत सारी चीजें हैं लिंक्डइन पे अगर आप देखना चाहोगे। अगर आप एक है ना टेक के स्टूडेंट होते, अब है ना यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ ना टेक के स्टूडेंट्स होते, कोई सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होता जिनका लिंक्डइन पे कनेक्शन नहीं होता, मतलब लिंक्डइन उनकी प्रोफाइल नहीं होती, ठीक है। तभी उनको टेक के स्टूडेंट्स बोला जाता है। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उन सभी का लिंक्डइन पे एक उनकी प्रोफाइल होनी चाहिए, और वेल होनी चाहिए। किसी की ना कॉपी पेस्ट नहीं करनी वहां पे, बिकॉज कॉपी पेस्ट से वो चीज नहीं होती, वो अलग दिख जाता है कि आपने कॉपी पेस्ट की हुई है, ठीक है। तो अगर आपका हम बात करते हैं, हमने एड्रेस की बात करी थी, एड्रेस भी मैंडेटरी है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि एड्रेस आप काट सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि लिंक्डइन की आपकी जो प्रोफाइल है, आप उसकी जो भी आपकी आईडी है वो आप लिख सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल रहेगा कि आपके अगर अच्छे कनेक्शंस हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब वो ऑप्शनल रहता है आपका लिंक्डइन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे कि ये आपके फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सारा आपका ये चीज बताता है कि आपका मेन गोल क्या है, आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, ठीक है। वो सारी चीजें आपकी कैरियर ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगी। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, एक एग्जांपल बताती हूँ, to work in professional organization where I can improve my skills and contribute to the company's growth। अब मैंने कंपनी की तरफ भी देखा और अपनी तरफ भी देखा, बिकॉज मैं अगर कंपनी में जा रही हूँ तो मैं कंपनी की ग्रोथ के लिए भी सोचूंगी और अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करूंगी। अगर मैं दोनों चीजों के बारे में एक ऐसा कैरियर ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा ना इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो चीज ना, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हमने करा था पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड इज कैरियर ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाएगा टेबल बना सकते हैं आप, आपकी आपकी वो चॉइस होती है, लेकिन अगर आप टेबल बना के उस फॉर्मेट, अब है ना मैं देखती हूँ जैसे टेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका बहुत अच्छे से टेबल बना के वो उस तरीके से लिखते हैं। टेबल क्यों बोल जाते हैं? क्योंकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है वो अपनी मतलब एक पासपोर्ट साइज अपनी एक पासपोर्ट साइज अपनी फोटो भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका लगाने का भी एक फॉर्मेट होता है कि आपको किस तरीके से लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ पेज में आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आ रही है और फिर उसके बाद नीचे आपने हाफ पेज में अपना रिज्यूमे डाला हुआ है, ठीक है। तो वो चीज भी नहीं होनी होती। एक है ना साइड में जैसे आप नेम क्लास लिखते हैं उसकी जस्ट राइट साइड में आपकी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, लेफ्ट साइड नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उसका भी मैं बता देती हूँ रीजन क्या होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को अटैच करते हैं, अगर मान लो रिज्यूमे मेरा सेकंड और थर्ड पेज पे है, अगर हम अटैच करेंगे तो आपकी फोटो तो दिखेगी नहीं, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, पासपोर्ट साइज फोटो से अगर आप लगाते हैं ना, एक आप प्रोफेशनल फोटो लगाते हैं वहां पे, इस तरीके से नहीं कि अपनी सेल्फी लगा दी या पहाड़ों में घूमने गए तो वो लगा दिया, वो चीज वहां पे नहीं लगेगी, ठीक है। वहां पे आपकी एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जैसे क्वालिफिकेशन भी आपको एक है ना मेंटेन करके रखनी होती है, उसमें आप किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने सबसे पहले, अगर आप मास्टर्स पास आउट है तो फिर आप पहले अपनी मास्टर्स लिखोगे, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन लिखोगे, उसके बाद आप अपनी 12th लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी 10th लिखेंगे। मतलब आपकी सीरीज ये होनी चाहिए जो हाईएस्ट, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखनी है, उसके बाद आपको नीचे सेटल डाउन करना है,
ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं कि मैंने 10th करी फिर 12th करी फिर मैं बीए कर रहा हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग एमए से होनी चाहिए, एमए बीए 12th 10th। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक रो में हमने सारा कॉलम में, एक कॉलम में हमने सारा क्वालिफिकेशन का लिख दिया। सेकंड कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं कि कॉलेज और स्कूल, आपका कॉलेज और स्कूल, वो सारी चीजें आपके लिख सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज से स्टडी की हुई आपने और कौन से स्कूल से आप पास आउट है, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आप ईयर लिखेंगे कि आपने कौन से ईयर में उन चीजों को पास आउट किया है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अब जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं उनकी क्वेरी रहती है, मैम हमारा तो सेशन ये था, लेकिन अगर जो आपका पास आउट होता है ना, पास आउट वाला अब जैसे मानो कि मैंने एमबीए अभी खत्म करी है, ठीक है, तो मेरा 2026 आएगा। मेरा ये नहीं है कि जब मैंने स्टार्ट करी थी 2024, वो चीज नहीं आएगी मेरी अब वाली चीज आएगी। ठीक है, और वो सारी चीजें आपकी 12th 10th आपकी वो सारी चीजें उसके अंदर वो लिखी हुई होती है, आपकी मार्कशीट्स के अंदर भी होती है। ठीक है फिर हम बात करेंगे परसेंटेज। नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज में आपकी ना ऐसा नहीं कि आप उस चीज को बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, वो चीज भी नहीं हो सकती इसके अंदर ना। आप मतलब जो आपकी परसेंटेज अगर आपकी 0.2 में आ रही है तो आप 0.2 में ही लिखेंगे, उसको ऐसा नहीं कि 61 कर दिया। अगर आपकी 70.5 आती है, ठीक है, तो आप उसको 71 नहीं लिखेंगे, आप उसको 70.5 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ना मतलब वो फिर आगे जाके फिर दिक्कत आती है कि आपने 0.5 कैसे बढ़ा दिया। 0.5 से भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जब 0.5 हो ही गया तो उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। जब हम कॉलेज या स्कूल में थे तब हम ऐसे ही करते थे। अगर 6.5 मार्क्स है हमारे, 6.5, तो हम ये करते थे पास हो गए, 7 मार्क्स तो आ ही गए, तो वो चीज आपकी फेल मानी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, अब मैंने बात करी है लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज स्किल्स, सबसे मेन जिसपे सबसे ज्यादा आपका टारगेट होता है आपकी स्किल्स पे। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, सबसे मेन पार्ट, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं इंटर्नशिप डन इन दिस कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इन AWL मेटावर्स प्राइवेट लिमिटेड, आप वो चीजें भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि आपने उसके अंदर करा क्या क्या है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन में उसको डिफाइन कर दिया, आप उसको नीचे की तरफ जाके और उसको ना और ज्यादा मतलब पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने वहां पे क्या सीखा है। वो सारी चीजें भी इसमें लिखनी होती है। मतलब आपने स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, जैसे आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है, जैसे आपका एक कंक्लूजन होता है, वो आपको वहां पे पॉइंट्स में लिखना होता है। ठीक है, पॉइंट ऐसा नहीं कि आपने 10 to 11 पॉइंट लिख दिए, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट बहुत होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको MS वर्ड भी आता है, MS एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, और टीम वर्क भी वो कर सकते हैं। मतलब ये सारी ना आपकी स्किल्स हैं। अगर टीम वर्क आप कर सकते हैं, लीडरशिप आपके अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें आपकी स्किल्स में आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली एक इंटर्नशिप का लिख के छोड़ दिया। आप उसके बाद अपना MS वर्ड भी लिख सकते हैं, MS एक्सेल, ये सारी चीजें लिख सकते हैं अगर आपको आती है तो। रिज्यूमे में आपको कुछ भी चीज ऐसी नहीं लिखनी होती कि जो आपको आता नहीं है और आपने फिर भी सोचा कि लिख देते, क्या पता अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। नो, ये चीज आपको बिल्कुल कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि वही पॉइंट फिर है ना इंटरव्यूअर के सामने आ जाता है और इंटरव्यूअर उसी को ही पकड़ता है फिर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट की, जैसे सबसे पहले तो हमने पहले अपनी स्किल्स की बात करी। ठीक है, स्किल्स में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, MS वर्ड, MS एक्सेल की आपके अंदर ये स्किल है, आप वो डाल सकते हैं। और जो इंटर्नशिप का है ना, आप उसके बाद डालें। ठीक है, फिर जैसे 4th पॉइंट आपका स्किल्स का हो गया कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। सबसे मेन पार्ट ये है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। 5th पार्ट में आप अपनी इंटर्नशिप, आप अपना एक्सपीरियंस, जो आपके अंदर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो आपके अंदर अभी नहीं है बिकॉज इंटर्नशिप का है आपके अंदर, मतलब इंटर्नशिप का आप पूरा प्रोसेस डाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स इसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर आप जैसे, अब एक बात बताइए कि अब जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर इंटर्न,
और फिर उसके अंदर आप अपनी ड्यूरेशन डाल सकते हैं कि 2 मंथ और 3 मंथ और 6 मंथ आप उसके अंदर डाल सकते हैं, और फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका सेम प्रोसीजर इंटर्नशिप के लिए है। इंटर्नशिप में भी आप अपना पहले पॉइंट लिखिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने इंटर्नशिप की है, उसके बाद आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमने वहां पे अपनी क्या क्या चीजें इंप्रूव करी है। यहाँ पे सारा अपना इम्प्रूवमेंट, आपकी स्ट्रेंथ का खेल है, आपकी वीकनेस का तो खेल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स जो आपकी तैयार होने वाली है अब, और मैं आई थिंक सो मैं उम्मीद करूंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी भी शुरू कर ली है, ठीक है। तो इसके बाद 6 पॉइंट आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब जैसे मानो कि कम्युनिकेशन स्किल प्रोजेक्ट, आप उसके अंदर अपने रोल लिख सकते हैं कि आपने किस रोल में आपने किया है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या आपके टास्क थे, क्या आपके असाइनमेंट थे, वो सारी चीजें आप प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी चॉइस रहेगी, आप अपने सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट पेज पे ही नहीं लगाना, वो आपको सेकंड और थर्ड पेज पे रखना है। जैसे ऐसे होता है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो पहले आपका रिज्यूमे, उसके बाद आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है इज लाइक दैट MBA और MA, उसके बाद आपकी BA, आपकी 12th, आपकी 10th, उसके बाद आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मैं सारा प्रोसीजर बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आपका सारा प्रोसीजर यही आ जाएगा। 1 मिनट में देख लो रिकॉर्ड हो भी रही है क्लास के नहीं, हाँ जी हो रही है, ठीक है। इसमें आपका सारा प्रोजेक्ट का आ जाएगा कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। आपने कम्युनिकेशन स्किल प्रोजेक्ट में किया है तो क्या आपके रोल थे और क्या आपको टास्क मिले, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। और सर्टिफिकेट का भी बता दिया है। 7th पॉइंट आपका सर्टिफिकेशन था। एंड द 8th पॉइंट इज लैंग्वेज इज नोन। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको पंजाबी आती है, आपको हरियाणवी आती है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको स्पेन आती है, आपको फ्रेंच आती है, जो स्पेनिश सॉरी, आपको कोई भी लैंग्वेज आती है आप उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपको ये चीजें उसके अंदर लिखनी बहुत जरूरी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। अब है ना, मैं देखती हूँ, अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी डिग्री में क्या किया है कि मैंने ना डिप्लोमा भी किया है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच का किया मैंने और रशियन का किया, तो वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच एंड रशियन, मेरे को ये लैंग्वेज आती है। आपके लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप बाहर से भी कर सकते हैं कहीं से कि आपने ये चीजें आपने अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी, बिकॉज लैंग्वेज है ना बहुत मायने रखती हैं। आप अगर एक इंडिया की तरफ सोच के चले, अगर आप एक MNC कंपनी में जाओगे ना तो वहां पे लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको लैंग्वेज आने बहुत जरूरी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी हॉबीज की, कि आपकी क्या क्या हॉबीज है, ठीक है। अब इसमें हॉबीज है ना, आपको थोड़ा सा ऐसी लिखनी चाहिए जिसमें आपका ना मतलब एक ऐसा लगना चाहिए कि आपने एक रिज्यूमे बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल बनाया है और आप एक अच्छे लर्नर भी हो, ठीक है। और जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग और लिसनिंग म्यूजिक, ये आपने अपनी हॉबीज लिख दी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बेफालतू मतलब कुछ चीजें जो हम स्टार्टिंग में करते थे, आई लव दिस, आई एम ए बैटमैन एंड दिस, वो चीज इसमें नहीं करनी, ठीक है। इसमें कोई बैटमैन नहीं लिखेगा अपने आप को। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट इज द डिक्लेरेशन, वो आपका रहेगा ऑप्शनल रहेगा, जो कि हमारा 10th पॉइंट है। डिक्लेरेशन आपका ऑप्शनल रहता है, लेकिन अगर आप लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज से ना। आपका मतलब ये समझो कि 1 पेज में ना इतना कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा ये होता नहीं है। डिक्लेरेशन आपका ऑप्शनल रहेगा, लेकिन आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज, the above information is true to the best of my knowledge, is true to the best of my knowledge, ठीक है। इसमें आपने बताया है कि जितनी मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैंने ऊपर लिखी हुई है, वो मेरी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको अपनी ये चीजें तो लिखनी नहीं। अगर आपको MS वर्ड आता तो आपको MS वर्ड ही लिखना है, उसके अंदर आप एडवांस MS वर्ड नहीं लिख सकते,
अगर आपको MS एक्सेल आता है तो MS एक्सेल ही लिख सकते हो, उसके अंदर आप एडवांस MS एक्सेल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर देखी जाएंगी, बिकॉज वहीं से आपके क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे। अगर आपने कहीं भी चीजें थोड़ा इस तरीके से एडवांस में लिखी ना, तो वहीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगर आप आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हो, कॉन्फिडेंट है, तो बिल्कुल लिखिएगा। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन भी मिस हो जाता है तो मतलब थोड़ा सा उस चीज पे गलत इम्पैक्ट जाता है कि रिज्यूमे में लिखा हुआ है लेकिन स्टूडेंट को आता नहीं है। तो हमें एडवांस अपनी मतलब स्किल्स नहीं लिखनी चाहिए। उसके बाद आप ये लाइन लिखने के बाद है ना, थोड़ा सा गैप देके आप डेट लिख सकते हैं, मतलब एक 1 लाइन का गैप होना चाहिए। डेट, फिर 1 लाइन का गैप, आपकी प्लेस, और फिर 1 लाइन का गैप, और फिर आपका सिग्नेचर। डेट, प्लेस और आपका सिग्नेचर, ये सारा आपका फॉर्मेट रहेगा एक आपका रिज्यूमे राइट करने का। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी स्टूडेंट्स, आज का मैं भी अपलोड कर दूंगी उसको ना, अभी कल वाला भी सभी ने कर दिया होगा होप सो, और मैं आज भी उस चीज को अपलोड कर दूंगी। आप सभी ना उसके अंदर वो कर दीजिएगा, अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिएगा। और रिज्यूमे आप अपना वर्ड से भी बना सकते हैं, कैनवा से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हाथ से लिख के और वहां पे फोटो खींच के और मेरे को भेज दी, वो चीज कोई मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप एक कैनवा में बनाएंगे या वर्ड में बनाएंगे, लेकिन बनाना अपने वर्डिंग से है। कोई भी चैट जीपीटी का इतना यूज नहीं करेगा अपने, मतलब है ना, उस चीज को मतलब आप किस तरीके से उसके ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए आप उस चीज के लिए देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हरा भरा नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, आपके पिंक, ब्लू, ये कलर इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके ना। उसके अंदर एक क्लासिक कलर्स होने चाहिए जिस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आप उसके अंदर मतलब अपना रिज्यूमे आप अपना लिखना चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा प्रोफेशनल लिखना है, खाली एक व्हाइट पेज में तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। और रिज्यूमे बनाते टाइम कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती हैं, फिर उसमें हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या रिज्यूमे में फोटो लगानी चाहिए? आपको क्या लगता है, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए अपनी फोटो? अब जो स्टूडेंट सुंदर सुंदर है वो तो लगा देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट सुंदर नहीं है वो क्या करेंगे, बताइए। हाँ, चलिए फिर हम इसमें बात करते हैं। अंदर बैठ, अभी मेरी क्लास है, 5 to 10 मिनट्स वेट करो। हाँ जी, फिर इसमें हम बात करेंगे कि जैसे आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देना चाहिए। देखो पता है क्या होता है, आप है ना अपने रिज्यूमे में फोटो लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगानी है या नहीं लगानी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, मतलब ये है ना ऑप्शनल रहता है कि आप लगा सकते हो नहीं लगा सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं भी लगाओगे तब भी अगर आपने फिर भी इंटरव्यू अच्छा दे दिया तो भी सिलेक्ट होगे। अगर आपकी मतलब पता है क्या होता है, कुछ चीजें ना ऐसी होती है कि फोटो देख के है ना, कई बार हमें ना उन चीजों को काट देते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट हमें चाहिए ही नहीं, ये चीजें भी होती है। लेकिन अगर कईयों का क्या होता है कि खाली फोटो होती नहीं, तो हमने ये सोचते हैं कि क्या पता अच्छी लड़की हो या अच्छा लड़का हो, तो हम क्या पता एक बार बुला के देख लेते हैं, ये चीज भी होती है। ठीक है, दोनों चीजों में मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा लगेगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात करा कि मिस्टेक आपको क्या क्या इसमें देखनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, फेक इंफॉर्मेशन, और टू मैनी कलर्स, ज्यादा कलर्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आप व्हाइट के साथ, देखो पता है क्या होता है, आपका रिज्यूमे A4 पे बनता है, A4 साइज शीट पे बनता है, तो उसमें क्या होगा, आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके साथ आप रेड मतलब नेवी कलर, ठीक है, आप उसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। या आप इस तरीके से कोई क्लासिक मतलब जो चीज देते हैं ग्रे का, मतलब जो थोड़ा डार्क हो, वो चीजें आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ज्यादा कलर इसके अंदर यूज नहीं करने, इसका मतलब ये होना चाहिए कि व्हाइट के साथ सिर्फ और सिर्फ नेवी, ऐसा नहीं व्हाइट भी नेवी भी ग्रे भी, ये चीज नहीं करनी। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग पैराग्राफ्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप जब इंटर्नशिप के बारे में लिखेंगे तो आपके पॉइंट्स में होना चाहिए। ठीक है, सबका फॉर्मेट ना अलग अलग होता है। अब जैसे प्रोजेक्ट फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल में आप अपना पॉइंट जितना कम करोगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, उसमें पैराग्राफ लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन रिज्यूमे में क्या होता है, रिज्यूमे में आप पॉइंट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे ईमेल आईडी अपनी कभी भी इसके अंदर गलत नहीं देनी चाहिए। हमेशा जो आपकी पर्सनल ईमेल होती है वो चीज इसके अंदर देनी होती है।
ठीक है, अगर आप गलत देंगे, क्योंकि कंपनी क्या करती है, मैंने आपको बताया था ऑफिशियल एक तरीका जो मैंने आपको कल बताया था, वो ईमेल पे ही करते हैं। ठीक है, कोई भी आपको कॉल करके नहीं बताएगा, आपको मेल सेंड हो गई, आपने रिस्पॉन्स किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आउट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे ना कुछ स्टूडेंट्स की मेल एक तो इतने अच्छे अच्छे नाम से होती है ना, कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कूल गर्ल या कूल बॉय @gmail.com। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल मेल होनी चाहिए, आपके ना तो फादर की, ना मदर की, ना ब्रदर की, किसी की नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल मेल होनी चाहिए, जिसके अंदर एक मतलब है ना लुक दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब पता नहीं क्या क्या जो होते हैं, क्यूट एंजल 123@gmail.com। डोंट डू दिस। ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल लुक दे ही नहीं रहा। आपको अपने नाम से मेल बनानी चाहिए, उसके बाद आप डिजिट ऐड करके आप @gmail.com कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक गुड रिज्यूमे आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे मेन बात, रिज्यूमे एक पेज का रखो, बहुत अच्छा लगेगा। सेकंड, प्रोफेशनल ईमेल यूज करो। थर्ड, सिंपल फॉन्ट, जैसे कि आप फॉन्ट में इसके अंदर बता देती हूँ, आपका कैलिब्री हो सकता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो फॉन्ट है, फॉन्ट आपका कैलिब्री हो सकता है और एरियल हो सकता है। ठीक है, ये और भी अच्छा मतलब एक अट्रैक्टिव बनाता है उन चीजों को। ठीक है, और करेक्ट आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्किल्स वही लिखो जो आती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी स्किल्स बढ़ा चढ़ा के इसके अंदर तो लिखनी ही नहीं है। रिज्यूमे को पीडीएफ में सेव करना। अब जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट रिज्यूमे बनाएगा तो उसकी पीडीएफ बनाएगा, पीडीएफ बना के वहां पे अटैच करेंगे। कोई भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड ना करे, मैं 0 लगा दूंगी उसके मार्क्स। ठीक है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, सबसे पहले वर्ड में या कैनवा में वो अपना रिज्यूमे बनाएंगे और फिर उसके पीडीएफ फॉर्म करेंगे। पीडीएफ में चेंज करने के बाद फिर वो वहां पे अटैच करेंगे उसको। अगर किसी का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाई दिया इस तरीके से तो फिर मैं उसका पहले बता रही हूँ, मैं चेक नहीं करूंगी, फिर ये मत बोलना कि मैम आपने मार्क्स नहीं दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी। आप अपना फोन में बना सकते हैं, आप अपना लैपटॉप में बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप किस में बनाना चाहते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी थोड़ा सा मतलब रह गया है पॉइंट्स वगैरह, तो मैं दोबारा से नोट डाउन करा देती हूँ। फर्स्ट हमारा था आपका, एक मिनट, आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने बात करी कैरियर ऑब्जेक्टिव की। कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड द फोर्थ इज स्किल्स। फिफ्थ, इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस। सिक्स्थ, प्रोजेक्ट्स। सेवेंथ, सर्टिफिकेशंस। एट्थ, languages known. Ninth, hobbies. 10th is the last, which is optional. It is declaration. ठीक है, और फिर उसके बाद आज की क्लास एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि रिज्यूमे आपका पहला इंप्रेशन होता है। एक अच्छा रिज्यूमे इंटरव्यू का दरवाजा खोल सकता है। ठीक है, अगर आपने एक अच्छा रिज्यूमे, मतलब ये समझो कि रिज्यूमे अपडेट किया होगा ना, तो वो इंटरव्यू 1 मिनट में आपका करवा सकता है, कि अगर आपने रिज्यूमे उस तरीके उस फॉर्मेट में आपने तैयार किया होगा तो। ठीक है, इसलिए हमेशा सिंपल, प्रोफेशनल और एरर फ्री रिज्यूमे बनाइए। ठीक है, आपका मतलब इस तरीके से एरर नहीं आना चाहिए। अगर पीडीएफ भी बना रहे हो तो दूसरे बंदे को ये लगना चाहिए कि खुल, मतलब अगर क्लिक किया तो खुल जाए बस, ऐड नहीं आनी चाहिए बीच में। ठीक है, तो वो चीजें जरूरी है इसके अंदर। तो आप सभी ना अब अपना रिज्यूमे बनाएंगे और फिर हम कल की क्लास में बात करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैम मैंने ना ईमेल बनाकर स्क्रीनशॉट लेके क्लासरूम पे ऐड किया है, तो स्क्रीनशॉट लेके मैंने किया है ऐड वहाँ पे। ईमेल का तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके ही बोला था, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिज्यूमे की, तो रिज्यूमे मैं चाहूंगी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनका सबका एक पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अगर विदाउट पीडीएफ हुआ, स्क्रीनशॉट हुआ या इस तरीके से हुआ, मैं उसको रिजेक्ट करके और 0 मार्क्स दे दूंगी। मैं मार्क्स नहीं दूंगी उनको। मैम आपके पास कैसे सेंड करना है? अंकुश, आई थिंक सो ये आपकी
फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी। अंकुश मैं बता देती हूँ जो स्टूडेंट्स आज न्यू ज्वाइनिंग है उनकी, तो आप है ना क्लासरूम ऐप डाउनलोड कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है मौसम। तो मैं बता देती हूँ, आप है ना अपना क्लासरूम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और वहां पे एक है ना क्लास कोड आता है। क्लास कोड आपको, आपने वो फिल कर दिया? एक बार मेरे को बता दीजिए प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। लाइब्रेरी से, ओके 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 मौसम, कोई नहीं, चलो मैं बता देती हूँ आपको ना। आप अपना क्लासरूम ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ओके ओके मैं दोबारा से आपको ना सेंड कर दूंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है ना, आप ऑफिस वाले नंबर पे वीडियो कॉल करके और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं आपका ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है तो। और मैं बताना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स अपना रिज्यूमे आपके पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, उसी के बाद आपका फिल होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लासरूम ऐप पे आप जब भी जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस शीट वहां पे होती है, और इंटर्न आईडी सभी को पता होंगी। और मौसम आपको पता है अपनी इंटर्न आईडी? and the second student is अंकुश। ठीक है। हाँ मैंने इंटर्न आईडी आप सभी को भेज दी थी, तो फिर आप उसको अटेंडेंस शीट को जरूर फिल कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही ग्रुप में जो भेजी थी AWL2023, आगे जो भी आपके डिजिट्स हैं, ठीक है। आज के सेशन में किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी? मैम अगर मैम रिज्यूमे प्रोजेक्ट बनाना आते हैं तो, क्या? अगर रिज्यूमे मतलब प्रोफेशनल तरीके से आते ही नहीं है बनाना तो? मैंने आज क्या बताया है? रिज्यूमे बनाना मैम, नहीं आता, उस चीज को इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करना आपके हाथ में है, गाइड करना हमारे हाथ में है, ठीक है। ये चीजें तो सोचो ही मत कि हमें तो आता ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है। वो चीज बिल्कुल अगर आप सोच के चलोगे तो आपसे जिंदगी में कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगा या लाऊंगी, वो चीज मायने रखती है, ठीक है। मैम आप इस काम को ना तो करो ही मत, करके देखो। हाँ जी शिवानी, मैम प्रोजेक्ट के अंदर बता दो क्या क्या लिखना है मेन आपके प्रोजेक्ट फाइल इम्पोर्टेंट के चीज। अंदर नो मैम इसके अंदर रिज्यूम के अंदर प्रोजेक्ट डालना है, पॉइंट आपने बताया था। प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी मतलब ये पॉइंट है। कम्युनिकेशन स्किल का ना कंसेप्ट डाल सकते हो कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये चीजें करी हैं। आपने जो अभी तक लर्न आउट किया है ना, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं ना मैम? हाँ पॉइंट्स में करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मैम मैंने वो और मैं आईडी भर के देखी थी आप में, ऐप में, लेकिन उसमें अनअवेलेबल दिख रहा है। आपने कुछ और ही भर दिया है। मैं कोई नहीं, मैं वीडियो कॉल करके और फिर स्क्रीन शेयर करना जैसे ही क्लास खत्म होती है। हाँ जी बोलिए शिवानी। हम सर्टिफिकेट के अंदर क्या, जैसे हमें लिखना है क्या सर्टिफिकेट जो हमारे पास है? नहीं नहीं, वो सर्टिफिकेट लिखने नहीं है इसके अंदर। सर्टिफिकेट अब जैसे मान लो कि अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि आपने किसी एनजीओ में काम किया है, ठीक जी है, मैम। तो आप ये चीज लिख सकते हो कि वहां पे मैंने एनजीओ में काम किया तो उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है। आपका कोई भी अगर मतलब इस तरीके का सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक स्कूल में आपकी स्पोर्ट्स मीट हुई थी, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई तो उसमें लिख दिया कि सेकंड प्राइज आया था मेरा तो स्पोर्ट्स में, तो वो चीजें उसके अंदर नहीं लिखनी है, आपको एक बड़े लेवल पे लिखनी है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो उस चीज को छोड़ दो। आप अगर अपनी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वो चीज दिखेंगी, बिकॉज सर्टिफिकेट क्या होगा वो आप अपना लास्ट में ना प्रिंट आउट लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। और कभी भी ना इन चीजों को स्टेपल करके कभी नहीं लेके जाना चाहिए। रिज्यूमे हमेशा एक सिंगल पेज में होना चाहिए। अगर आप पूरी सारी चीजें स्टेपल करके एक प्रिंट आउट निकलवा के सबकी फोटोकॉपी निकलवा के लेके जाते हो ना, तो वो बहुत गंदा लगता है, इंटरव्यूअर देखता भी नहीं है, मैं भी नहीं देखती किसी का। आपका ना सबका एक सिंगल पेज में रिज्यूमे होना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे मांगता है कि आप अपनी डिग्री दिखाओ, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आपको दिखाना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर एड ऑन नहीं करना, ठीक है। ओके मैम, हाँ, थैंक यू और मैम। कोई डाउट? इट्स ओके। मैम जैसे मैंने ना ड्रोन से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है। किसका कोर्स? मैम वेब डेवलपमेंट। अच्छा ओके। तो मैम वो उसका वेब
डिप्लोमा भी है मेरे पास, पर वो किए 2 साल हो गए तो मेरे को ज्यादा याद नहीं है उसके बारे में, तो वो मेंशन करना है उसमें या नहीं? देखो पता है, आपने अगर बेसिक भी किया हुआ है ना, आप उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन टाइम पे थी तो हमारी ना एक मैं क्या बताऊं, मतलब एक है ना रिसर्च थी हमारी, मतलब प्रोजेक्ट फाइल थी, ठीक है। तो वो चीज भी ना मैंने उसके अंदर ऐड ऑन करी, बिकॉज उसके अंदर मेरी इम्प्रूवमेंट है। अगर मैंने किसी चीज में इम्प्रूवमेंट करी है तो वो चीजें लिखो, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करी तो मत लिखो उसको। अगर आपने थोड़ा भी सीखा है, कुछ तो सीखा है एटलीस्ट, आपको वेब डेवलपमेंट का कुछ तो पता होगा, तो वो चीजें मायने रखती है, ठीक है। आप अपना बेसिक बता दो, ज्यादा एडवांस लिखने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने बस ये दो 3 पॉइंट में बता दो कि मैंने ये सीखा था, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अंकुश का कोई मौसम का कोई मैसेज आया था, ओके। A4 साइज के ओनली साइड होनी चाहिए, हाँ, एक सिंगल साइड होनी चाहिए। कभी भी ना, अगर मान लो बाय चांस आपका 2 पेज में भी रिज्यूमे आता है ना, रिज्यूमे अगर आप लिख रहे हैं, तो आपकी जो रिज्यूमे है वो कभी भी आगे पीछे वाले फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। आपका दूसरा पेज निकलवा लो, लेकिन कभी भी आगे पीछे वाला फॉर्मेट नहीं निकलवाना। एक पेज पे निकलवाओ, फिर अगर दूसरे पे आ जाए तो फिर उस दूसरे पे निकलवाओ, ठीक है। 2 पेजेस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए, सबसे मेन बात ये है। मैंने MBA कर लिया, मेरा ही नहीं हुआ अभी तक, चाहे मैं कितनी भी क्वालिफिकेशन वगैरह लिख लूं, मेरा ही नहीं हुआ। मैम ये आज ही सबमिट करना है? यस, आज। मैं आपको ना कल तक का टाइम दे दूं, ठीक है। आप कल तक है ना फ्री माइंड हो के बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको तो 1 घंटे के अंदर देना है, नो। आपके पास कल तक का टाइम है। कल आपकी क्लास होती है 3 से 4 बजे तक, तो 3 बजे से पहले मैं होप सो आप सभी करते हैं, ठीक है। कि मैं मतलब मेरे को ना चेक करने के लिए फिर इजी हो कि किस किस स्टूडेंट ने किया है। उसके बाद फिर मैं क्लोज कर दूंगी, कल के बाद आपका फिर उसके अंदर सबमिट नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज भी उसके अंदर ना टाइमिंग में लगा देती हूँ, कल 3 बजे तक आपका सबमिट होगा। मैम डेली क्लास 1 आवर के लिए होगी? हाँ जी, वैसे तो देखो अगर मैं बताना चाहूँ तो 1 आवर के लिए ना आपको लगता है कि 1 आवर है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो एक एक स्टूडेंट के ऊपर ना पूरा पूरा दिन जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके लिए अब ये 1 घंटा आपका थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल आपको करना है, वो आपका टाइम है कि आप प्रैक्टिकल कितनी देर में करते हो, वहां का टाइम नोट हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो 120 आवर्स जो आपके कॉलेज में है, जो सारी चीजें हैं वो चीजें कंप्लीट होंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट कि मेरा तो 1 घंटा ही हुआ है, ठीक है। हाँ, वो आपका मेरे को पता है, वो सभी का यही है मौसम, 120 आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपके ना अगर मतलब ऐसा है कि वो सारी चीजें आप है ना कॉल पे शेयर कर सकते हैं, कॉल पे बात करके हम बात कर लेंगे मौसम, ओके। और सभी से ना एक रिक्वेस्ट और है, कोई भी स्टूडेंट है ना किसी भी नंबर पे कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी को अपने मेंटोर से मेरे से ही बात करनी है ना, तो फिर आप नंबर नोट मैंने आपको तब भी कराया था, तो एक बार आप नंबर नोट कर लीजिएगा दोबारा से। 70, हाँ जी, तो मैं दोबारा एक बार नंबर बता देती हूँ आपको। 7015430928। अगेन आई एम रिपीटिंग, 7015430928। इसी नंबर पे सभी स्टूडेंट कांटेक्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे कहीं पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कॉल करो, मैसेज करो, वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन कॉल की भी एक टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं कि रात को 10 बजे कॉल करके कह रहे हो कि मैम रिज्यूमे बता दो कैसे लिखना है, नो, ठीक है। ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो रात को आपको मतलब नंबर मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफिस का होता है, ऑफिस में रहता है। तो मैं बता देती हूँ आपकी टाइमिंग रहेगी 9 to 5 ओनली। 9 to 5 आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये कि कोई इमरजेंसी या इस तरीके से, तो आप टेक्स्ट मैसेज पर्सनली कर सकते हैं, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करेगा। जो भी नए स्टूडेंट्स आए मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को पता है। तो चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, टाइम इज अप। ओके, सो बाय बाय गाइस, नाइस टू मीट यू ऑल।